नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने असहयोग आंदोलन की पूरी बात की थी, खिलाफत आंदोलन को समझा था और उस वक्त अंग्रेज़ों के द्वारा जो नीतियां थी उनको हमने अच्छे से समझ लिया था। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ और दांडी मार्च क्या है, उन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करूँ, पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको बेल आइकन का इंतज़ार तो करना ही होगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। असहयोग आंदोलन के पश्चात भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संघर्ष चलता रहा, यानी कि असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। कई नेता जो है गांधी जी के उस फैसले के साथ थे, कुछ उसके खिलाफ थे। आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन आंदोलन के बाद भी कांग्रेस का काम चलता रहा और 1930 ईस्वी तक कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सरकार से कई मांगे की, लेकिन कांग्रेस की सभी मांगे सरकार के द्वारा ठुकरा दी जाती थी। कहाँ वो मानने वाले थे और जनता के मन में यह बात घर कर दी गई थी कि सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर किया ही जाना चाहिए। यानी कि अब जनता को भी ये लगने लगा कि ऐसा है कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो सरकार हमारी नहीं सुनेगी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच का जो पीरियड है ना, उसमें सामाजिक काम जो है वो बहुत किए कांग्रेस ने। उन्होंने रचनात्मक कार्य बहुत किए, लोगों के बीच गए, उनसे बातचीत किया, उनको समझाया कि क्या होता है, देश कैसे चलता है, राजनीति क्या है। ओवरऑल उनको आइडिया ऑफ इंडिया जो है बनाने के लिए सारी चीज़ें की गई। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकृत कर दिया। मैं अभी पढ़ाऊंगा किसी क्लास में नेहरू रिपोर्ट क्या थी पूरा एक तरफ से, तो उसको भी अस्वीकृत कर दिया गया। और इससे जो है भारतीय जनमानस और क्रोधित हो उठा, क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि भारतीय लोग अपना संविधान नहीं बना सकते, उनको आता नहीं है। और जो नेहरू रिपोर्ट बन करके सामने आई थी उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। एट द टाइम जो भारतीय जनता थी वो कहीं ना कहीं रिवॉल्ट की ओर बढ़ रही थी। उसके मन में ये चीज़ घर कर गई थी कि अब इनसे लड़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और अंततः 1930 ईस्वी में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। जैसा कि ये नाम से ये स्पष्ट है, सविनय अवज्ञा मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप पापा ने आपको कहा कि आज आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ना खेलने जाना है, ना कहीं घूमने जाना है, यानी कि केवल और केवल आपको पढ़ाई करना है, तो आप पापा से अगर ये बोले कि ठीक है, मैं विनती आपसे करता हूँ कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं खेलूँगा नहीं, लेकिन मैं घर बैठकर पढ़ाई भी नहीं करूँगा, पूरे विनम्रता के साथ ये बात आप कह सकते हैं। इसी को कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि पूरे विनम्रता के साथ अवज्ञा कर देना कि आपकी बात मुझे नहीं माननी है। इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत होती है नमक कानून के उल्लंघन से। नमक कानून का उल्लंघन जो है क्या है, एट द टाइम जब ये बात हो रही है जिस समय की, नमक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमेशा से रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि नमक के बिना आपका जीवन कैसा होगा। यू कांट इमेजिन, बिकॉज हर चीज़ में नमक आपको चाहिए। आप सुबह उठते हैं, नाश्ते में कुछ ना कुछ अगर आपको मिलेगा तो आपको नमक चाहिए। कुछ लोग नाश्ते में पराठा लेते हैं तो उनको भी नमक चाहिए, पराठे के साथ सब्जी ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, या अगर वो फ्रूट्स ले रहे हैं तो उसमें भी उनको कहीं ना कहीं जब वो सलाद बना रहे हैं तो उसमें भी नमक चाहिए, चाट मसाला चाहिए, तो उन सब में नमक होता है। विदाउट नमक आपका जीवन बेकार हो जाएगा। नमक बहुत ज़रूरी है। ऐसे में नमक हर समय ज़रूरी था। आज क्या है कि आपको 10-20 रुपए किलो नमक मिल जाता है और आपको लगता है कि यार नमक की क्या कीमत है, बहुत ही कम कॉस्ट है इसका। और ये इसीलिए है क्योंकि भारतीय कंपनियां इसको बना रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, प्रतिस्पर्धा है, तो बहुत दाम इसके हाई नहीं हो सकते हैं। अंग्रेज़ों के टाइम पर क्या हुआ कि नमक इतना महत्वपूर्ण था और बनाते थे केवल अंग्रेज़ लोग, बहुत कम लिमिटेड जगह पर बनता था और वो मनमाने ढंग से उसके दाम वसूलते थे। जबकि नमक जो है पानी से बनता है और पानी एक ऐसा संसाधन है जिस पर पूरे मानव जाति का अधिकार है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए, अपने पॉइंट को रखने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने नमक कानून का उल्लंघन किया और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। उन्होंने समुद्र तट के एक गांव दांडी
से में जा करके, जो कि गुजरात में स्थित है, दांडी कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, जा करके नमक कानून को तोड़ा। सारा देश जाग उठा, सबको लगा कि यार ठीक है, मतलब होता नहीं कि जब किसी गाड़ी को एक मजबूत इंजन मिल जाता है तो और अच्छे से रन करना शुरू कर देती है। तो वो इंजन मिल गया था महात्मा गांधी के रूप में, और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। उसके बाद में एक और मोटिवेशन दिया कि हाँ हम कर सकते हैं। उसके बाद में देश में अलग अलग जगहों पर लोगों ने नमक कानून तोड़े, और मार्च 1930 से महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन से एक नई दिशा अख्तियार जो है हो गई, जिसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च से हुई। इस प्रकार एक महान आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चला। सरकार ने नमक पर आबकारी कर लगा दिया, यानी कि कस्टम ड्यूटी उस पर लगा दिया, नमक पर कस्टम ड्यूटी लगा दिया। तो वही होता ना कि जब आपकी बर्बादी का समय आता है, जब वो पतंगा मारने वाला होता तो फड़फड़ाता जाता है। तो सरकार ने देखा कि ये लोग तो अब एकदम से एग्रेसिव हो गए हैं, अपने अधिकारों को लेकर के लड़ने के लिए सड़क पर आ गए हैं, कोई हिंसा भी नहीं कर रहे हैं, पूरा विनम्रता के साथ अपनी मांग को रख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग लगाने लगे कि कैसे इनको मैनेज किया जाए। तो उसके बाद में उन्होंने प्लान बनाया कि आज जो है इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी और बढ़ाई जाए, इनकी नमक को और ज़्यादा महंगा कर दिया जाए, ताकि वो एक तरीके से प्रकोप करना चाहते थे कि आप रिवाल्ट करें और हिंसक बन जाए, उसके बाद में ईजी हो जाएगा आपको निपटाना। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में वो सारी चीज़ें सही चल रही थी। और सरकार के पास नमक बनने का एक अधिकार भी था। गांधी जी का ध्येय था कि नमक कर पर जोरदार वार करना और इस अनावश्यक कानून को ध्वस्त कर देना। यानी कि नमक जो है पानी से बन रहा है, पानी सबका राइट है, और आप पानी से बने किसी प्रोडक्ट पर इस तरीके से ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं कि उसे कोई और यूज नहीं कर सकता, कोई आपका एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जिसको मर्जी वो समुद्र के पानी से नमक बना ले, अपने लिए यूज करे। ये बहुत ही सिंपल सी बात वो जो है उठा रहे थे। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने नए वायसराय लॉर्ड इरविन को ब्रिटिश राज में भारत की खेदजनक दशा के बारे में एक लंबा पत्र भी लिखा, और उन्हें उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। यानी कि एरोगेंस देखिए आप कि लोग सड़कों पर हैं, कानून तोड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है, और जो उस आंदोलन का नेता है वो कह रहा है कि आप मेरी बात सुनिए, हमसे चर्चा कीजिए, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। एरोगेंस का लेवल इतना हाई था। दांडी मार्च क्या है, ओवरऑल इसको समझते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह से सारे भारत को आंदोलित कर दिया, पूरा भारत आंदोलित हो उठा। और 12 मार्च को सवेरे 6:30 बजे हजारों लोगों ने देखा कि गांधी जी आश्रम के 78 स्वयंसेवक सहित दांडी यात्रा पर निकल पड़े हैं। दांडी उनके आश्रम से 241 मील जो है दूर था, समुद्र वहाँ से 241 मील दूर था, और वहाँ तक वो लोग पैदल गए 78 स्वयंसेवकों के साथ में। गांधी जी ने सब देशवासियों को छूट दे दी कि वे अवैध रूप से नमक बनाएं। यानी कि एक तरीके से सीधे सीधे अराजकता, जिसे आप आज अराजकता कहेंगे, उसकी बात गांधी जी कह रहे थे कि अब ये सरकार नहीं मानने वाली, हमें खुद से कानून तोड़ने पड़ेंगे। और वह चाहते थे कि जनता खुले आम नमक कानून तोड़े और पुलिस कार्रवाई के सामने अहिंसक रूप से विरोध प्रदर्शन करें। हिंसा नहीं करना, क्योंकि हिंसा अगर आप करेंगे तो उनके पास एक मौका हो जाएगा रिवाल्ट करने का कि भीड़ थी, हिंसक हो गई, इसलिए हमें करना पड़ा। तो हिंसा नहीं करना है, बस आपको शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना है और नमक कानून को तोड़ना है। पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई, स्वयंसेवकों में से 2 मारे गए और 320 लोग घायल हुए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब वह बड़ौदा जेल में शांतिपूर्वक बैठे थे, सारे देश में सविनय अवज्ञा के कारण ब्रिटिश सरकार की नाक में दम था, तो जेलों में एकदम से बाढ़ सी आ गई, लोगों को पकड़ पकड़ करके जेलों में बंद किया गया, और एक तरीके से पूरा भारत फिर से जाग उठा, जैसा 1920 और 21 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के टाइम पर हुआ था। तो फिर से एक जो है एक तरीके से उसमें एक जान आ गई। हाँ, इसका कंपैरिजन करते हैं पेरिस की एक यात्रा से। वहाँ पर भी दांडी मार्च जैसा एक आयोजन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस यात्रा से की। गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक जो है कानून को तोड़ा। सारे देश के समक्ष उन्होंने यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
तो जो नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस की यात्रा थी उससे कंपेयर किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये परीक्षा के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और गांधी जी ने गांव-गांव को नमक बनाने के लिए सिखाया, और उसके लिए उन्होंने कहा कि आप सबको निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, नमक खुद से बनानी चाहिए, बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, और ये सारी चीज़ें एक साथ होने लगी। विदेशी वस्त्रों को जला देना चाहिए, छात्रों को स्कूलों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उन्हें कोऑपरेट करेंगे तो वो आपका शोषण करते रहेंगे, इसलिए कोऑपरेट करना बंद करना होगा। सरकारी नौकरियों को अपनी नौकरी को छोड़ना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए। और 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद करबंदी को भी इस कार्यक्रम में लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो आंदोलन है वो राष्ट्रव्यापी हो गया, कई आयाम उसने पकड़ लिए, यानी कि सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं, मल्टी डायमेंशन में हो गया, और इसका इम्पैक्ट पड़ा। अब देखते हैं कि जो मुख्य कारण है सविनय अवज्ञा आंदोलन के, वो क्या थे। इस आंदोलन के शुरू होने के कारणों में हम संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर भारतीयों के लिए संघर्ष के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं छोड़ा। उनके पास संघर्ष के अलावा और कोई चारा नहीं था। दूसरा है, देश की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भारत भी अछूता नहीं रहा था। एक तरफ विश्व की महान आर्थिक मंदी ने, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ की समाजवादी सफलता और चीन की क्रांति के प्रभाव ने दुनिया के विभिन्न देशों में क्रांति की स्थिति पैदा कर दी थी। किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। फलस्वरूप देश का वातावरण तेजी से ब्रिटिश सरकार विरोधी होता गया। गांधी जी ने इस मौके का लाभ उठा करके इस विरोध को सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ मोड़ दिया। भारत की विप्लवकारी स्थिति ने भी आंदोलन को शुरू करने के लिए प्रेरित किया। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती रहीं। मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधाराओं को उग्र बना दिया। किसानों, मजदूरों और आतंकवादियों के बीच समान दृष्टिकोण बनते जा रहे थे, यानी कि सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे, चाहे क्रांतिकारी हों या सोशल एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिशियन हों, सब अपने अपने लेवल पर लड़ाई लड़ने लगे। हिंसा और भय का वातावरण व्याप्त हो गया। हिंसात्मक संघर्ष की संभावना अधिक हो गई। सरकार राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना से त्रस्त हो चुकी थी, अतः वह नित्य दमन के नए नए उपाय तलाश रही थी। इसी संदर्भ में सरकार ने जनवरी 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल लाया, और इसी बिल के विरोध में भगत सिंह ने बम फेंका था असेंबली में, आपको याद होगा, और उसके बाद में उन्हें फांसी दे दिया गया था, और इसे काला कानून कहा भारतीयों ने, जिसे विधानमंडल ने पहले अस्वीकार कर दिया था, और इससे भी जनता में असंतोष फैल गया। यानी कि एक बार उसको अस्वीकार किया गया, फिर से उसको ज़बरदस्ती इम्पोज करना चाह रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए और ज़्यादा एक ऐसा विरोध का माहौल बन गया। 31 अक्टूबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि मुझे ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित करने का अधिकार मिला है कि सरकार के मतानुसार 1917 की घोषणा में यह बात अंतर्निहित है कि भारत को अंत में औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा। लॉर्ड इरविन की घोषणा से भारतीयों के बीच एक नई आशा का संचार हुआ। अब वो लोग क्या कर रहे थे कि इस पूरे आंदोलन को दबाने के लिए उसके जो पूरा एक गुब्बारा फैल था, उसके हवा को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने एक टुकड़ा फेंका कि हम आपको औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करेंगे, यानी कि ऊपर से हमारा राज चलेगा लेकिन अंदर से भारतीयों का राज होगा। एक तरीके से उन्होंने एक जाल में फंसाने के लिए एक टुकड़ा फेंका। फलता वायसराय के निमंत्रण पर गांधी जी, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, विट्ठल भाई पटेल इत्यादि कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की, ठीक है ना। और वायसराय डोमेन स्टेट के विषय पर इन नेताओं से कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सके, और दूसरी ओर ब्रिटिश संसद में इरविन की घोषणा पर असंतोष व्यक्त किया गया। इससे भारतीय जनता को बड़ी निराशा हुई और सरकार के विरुद्ध घृणा की लहर सारे देश में फैल गई। उत्तेजनापूर्ण वातावरण में कांग्रेस का अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जो युवक आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। इस बीच सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी ने राष्ट्र के नब्ज को पहचान लिया और यह अनुभव किया कि हिंसात्मक क्रांति को रोकने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपनाना होगा।
और यही सारे कारण बन करके निकले। अतः उन्होंने लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया कि भारतीयों का लक्ष्य अब पूर्ण स्वाधीनता है, यानी कि हमें आंशिक आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और औपनिवेशिक स्थिति की प्राप्ति उन्हें नहीं करना, यानी कि उन्हें औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं चाहिए, जो गत वर्षों से कलकत्ता अधिवेशन में निश्चित किया गया था। यानी कि उस बात को जो है कांग्रेस ने चेंज किया कि अब हमें सब पूर्ण आज़ादी चाहिए, अब हमें आपके अंदर रह करके काम नहीं करना है। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको आपने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे, इरविन समझौता क्या था उस पर पूरी बातचीत करेंगे। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन के निष्कर्ष पर भी हम बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।